नमस्कार मित्रों। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो बड़ी सेनाएं होती हैं वो छोटे युद्धों को नहीं जीत पाती हैं। मतलब मेरा कहना है कि परंपरागत सेनाओं में और गुरिल्ला लड़ाकों में जब मुकाबला जब जहाँ कहीं भी हुआ है तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि परंपरागत सेनाएं कामयाब नहीं होती हैं। इस विषय में जो अमेरिका के बहुत ही मशहूर और विश्वविख्यात एक युद्ध रणनीतिकार या विदेश नीतियों के बहुत ही एक्सपर्ट हेनरी किसिंजर, जो विदेश मंत्री भी अमेरिका के थे, उनका कहना है कि यदि परंपरागत सेना या किसी देश की सेना, जो बड़ी स्तर की सेना होती है, अगर वो युद्ध को नहीं जीत पाती है तो उसे हारा हुआ माना जाता है। और यदि गुरिल्लाओं को हराया नहीं जा सकता या गुरिल्ला नहीं हारते हैं तो उनको जीता माना जाता है। तो इस जो इनका जो ये डेफिनीशन है, तो अगर उस चीज़ को हम माइंड में रख के चलें तो इससे एक बात पता लगती है कि भारत में जो माओवादी लोग हैं, ये माओवादी शक्तियाँ लगातार भारत में विजयी होती जा रही हैं या वो जीतती चली जा रही हैं, क्योंकि उन गुरिल्लाओं को आज भी हम कंट्रोल में नहीं कर पाए हैं। तो मेरा ये मानना है कि आखिर ये इन माओवादियों के अंदर वो ऐसी क्या टेक्निक है या वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये अपराजेय हो गए हैं या उनको पराजित नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हमारा ध्यान जो है वो जो माओवाद का जो सबसे बड़े जनक है, जो इसके प्रोपगेटर हैं, जिनकी सिद्धांतों पर ये माओवाद काम कर रहा है, उस सिद्धांत के जन्मदाता ही माओ त्से तुंग, जिसको माओ जेडोंग भी कहते हैं, जो चाइना के अंदर जो साम्यवादी व्यवस्था जो आज चल रही है 1950 से शुरू हुई है, इस साम्यवादी व्यवस्था को लाने वाले माओ जेडोंग ही थे। तो उनके कुछ सिद्धांत है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसको अनप्रोटेक्टेड वार कहते हैं। इस पुस्तक के अनुसार उनकी जो उन्होंने युद्ध की जो व्याख्या किया है, उनका कहना है कि युद्ध को लंबा खींचना चाहिए। अगर युद्ध जीतना है तो उसको शॉर्टकट की तरफ मत देखो, उसको एक लंबे दौर तक खींचते रहो और कामयाबी मिलेगी। मतलब उन्होंने एक्चुअली गुरिल्ला वारफेयर के बारे में कुछ बात बताया है और उन्होंने कहा कि ये इस तरह के जो गुरिल्ला युद्ध होते हैं उनको 3 चरणों में लड़ा जाता है। पहला चरण उन्होंने बताया है, जो पहला स्टेप है वो है स्ट्रेटेजिक डिफेंस। मतलब इसमें उनका कहना है कि गुरिल्लाओं को इस पहले चरण में अपने को सुरक्षात्मक वातावरण में रखना चाहिए। इन द सेंस उनका कहना है कि जो गुरिल्ला क्योंकि इतने ताकतवर नहीं होते हैं परंपरागत सेनाओं की कंपैरिजन में, परंपरागत सेनाएं ज़्यादा मजबूत होती हैं, तो उस स्थिति में गुरिल्ला उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो गुरिल्लाओं को उस स्थिति में एक तो अपनी बचाव की मुद्रा में रहना होता है, मतलब कि वो सेनाओं के से दूरी बना के रखें, उनसे सीधे टकराव की स्थिति में ना आए, क्योंकि इसमें उनको डिफीट भी मिल सकती है या उनको पीछे भी हटना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो ये पीरियड है वो उसका कहना है माओ का कि इस पीरियड में जो गुरिल्लाओं को सीधे टकराव में जाने के बजाय अपनी ऊर्जा और एनर्जी को और अपने समय को जो लोकल लोग हैं, स्थानीय जनता होती है, उनके बीच में जाना चाहिए। उनसे अपने संपर्क को बढ़ाने की ज़रूरत है, उनके बीच में अपने लिए सद्भावना पैदा करने की ज़रूरत होती है और साथ साथ देसी और विदेशी जो उनके शुभचिंतक हैं उनसे भी संपर्क बनाना चाहिए। देसी शुभचिंतक, मेरा कहने का मतलब है कि इस गुरिल्ला युद्ध को लड़ने वाले जो माओवादी लोग हैं, माओवादियों के सपोर्टर या उनको चाहने वाले देश के अंदर भी होते हैं, जैसे भारत के अंदर ये वामपंथी पार्टियां हैं, और साथ साथ उसी तरह से विदेशों में कुछ लोग बैठे होते हैं या कुछ ऐसे राष्ट्र या ऐसी शक्तियाँ हैं जो भारत जैसे देश के विरुद्ध हैं या उनके शत्रु देश हैं। तो कहीं न कहीं वो गुरिल्लाओं का साथ तो देते हैं, चाहे किसी भी रूप में देते हैं, वो हथियार भी देते हैं, वो ट्रेनिंग भी करवा सकते हैं, उनको आर्थिक मदद भी करते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पहले चरण में माओ त्से तुंग के अनुसार युद्ध से गुरिल्लाओं को बचना चाहिए। दूसरा चरण वो कहता है कि ये आता है स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट, जिसका मतलब है कि एक गतिरोध उत्पन्न किया जाए। मतलब कि गुरिल्ला एक ऐसा गतिरोध उत्पन्न करता है। गतिरोध उत्पन्न करने का मतलब ये है कि टकराव की स्थितियां पैदा करेगा, वो छोटे मोटे युद्ध भी लड़ेगा और कहीं न कहीं वो एक कुछ एरिया में कब्जा भी कर लेगा, उसका अपना स्थानीय शासन प्रशासन में उसका दखल भी हो जाएगा
और वहाँ पर उसके गुरिल्लाओं के या उसके जो सोल्जर्स हैं उनकी वो संख्या भी बढ़ाएगा, उनको अच्छा खासा ट्रेनिंग भी देता है, उनके आने जाने के लिए जो साधन हैं, जो वो सब व्यवस्था उसके पास रहेगी, उसको हथियार भी मिलेंगे, देश विदेश से उसकी सप्लाई भी पूरी तरह होगी, और वहाँ पर वो उस एरिया के अंदर अपना कुछ न कुछ अपने शासन प्रशासन भी चलाता है। जैसे कि हमारे यहाँ भी देखा गया कि जो छत्तीसगढ़ में जो सुकमा के अंदर है, वहाँ पर उन्होंने एक अपनी छोटी ग्राउंड लेवल पर उन्होंने अपनी एक सरकार भी बना रखी है, और वो लोग उस प्रशासन को वहाँ पर लीड भी करते हैं और जनता से सीधे कनेक्टेड होते हैं। और ये देखा गया कि जितना भी भारत सरकार की जो पीडीएस सिस्टम के तहत जो भी राशन वगैरह जो व्यवस्था जो सप्लाई वगैरह होती है, उसको लोग अपने कंट्रोल में लेकर खुद उसको उसका वितरण करते हैं, इन द सेंस कि वहाँ शासन प्रशासन में इनका पूरी तरह से दखल होता है और जनता के साथ ये सीधे कनेक्टेड होते हैं। और वो जनता जो लोकल स्थानीय लोग होते हैं वही इनके सबसे बड़े मददगार होते हैं, और उनके बीच में इनकी पैठ जो होती है इस स्थिति में काफ़ी मजबूत हो जाती है। और उन्हीं पैठ की वजह से ये लोग भी मतलब जो सरकारी सेनाएं होती हैं उनके साथ अच्छा खासा ये टकराव में कामयाबी भी हासिल करते हैं। तो जो माओवादियों के अनुसार ये दूसरा जो स्टेलमेट की जो स्थिति होती है, ये माओवादियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और माओवादी जब इसी बीच में कहीं न कहीं एक अच्छा खासा जब वो अगर वो टकराव में होते हैं और एक हमला करते हैं सरकारी सेनाओं के पास, और उनसे अच्छा अगर युद्ध में उनको अच्छे खासे हथियार भी मिल जाते हैं, उनसे वो उनके साथ खून खराबा भी करते हैं, उनको मारते भी हैं, तो उससे एक बात होती है कि उनका जो मैसेज होता है, जो लोग होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो चाहते हैं माओवाद को बढ़ाने के लिए, तो ऐसे नए नए रिक्रूट्स भी उनको मिल जाते हैं, उनका मनोबल भी बढ़ता है, और वो लोग खुद मतलब काफ़ी बढ़ चढ़ करके इस चीज़ में शामिल होते हैं। साथ साथ एक चीज़ और देखा गया है कि अगर ये सरकारी सेनाओं के साथ इनका जो भिड़ंत होती है और ये कुछ कामयाबी इनको मिलती है, तो उस समय जो इनके लीडर्स होते हैं उनको ये बहुत महिमा मंडित करते हैं और एक अच्छे खासे वो जनरल के रूप में उनको प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि आजकल जो इनका हिडमा जो है, हिडमा इस समय इनका जो नेता है माओवादियों का छत्तीसगढ़ के अंदर, वो हिडमा को बहुत बड़ा एक जनरल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो एक तो इनको हथियार भी मिल जाते हैं सरकारी सेना के द्वारा, इनकी जनता में पैठ भी बनती है, इनको नए रिक्रूट्स भी मिल जाते हैं। इस तरह से इनका जो सेकेंड स्टेज की जो ये वार है, ये माओ त्से तुंग कहता है कि ये सबसे ज़्यादा ही डिसाइसिव होता है, और माओवादियों का जो कनेक्ट होता है वो जनता के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और दूसरी बात है कि जब ऐसी स्थिति में जब सरकारी सेनाएं कहीं न कहीं जब वो एक का झटका खाती हैं, तो सरकार का जो रिएक्शन होता है बड़ा तीखा होता है, और जो माओवादी है वो ये चाहते हैं कि सरकार उनको क्रश करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि अगर वो क्रश करने के लिए बढ़ेगी तो कहीं न कहीं वो अपने को एक विक्टिम के तौर पे वो जनता के बीच में पेश करते हैं, और वो ये दिखाते हैं कि भाई हम किस एक जो डाउन ट्रॉडन के लिए जो वो लिए में जो फाइट कर हम लोग कर रहे हैं, उसमें सरकार हमें क्रश कर रही है। तो उससे जनता का जो झुकाव या मुड़ाव जो होता है वो इन माओवादियों की तरफ में तेज़ी के साथ बढ़ता है। एक बात और है कि जब भी कभी भी कोई भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जो आतंकवादी संगठन है जो खून खराबा करता है, तो या कोई जैसे गुरिल्ला वाले ही हैं, तो अगर ये ऐसा करते हैं तो एक्चुअली उनका जो मैसेज होता है वो मैसेज देते हैं। उनका जो मैसेज होता है, सबसे पहला मैसेज वो उस समय की जो इनक्यूम्बेंट सरकार होती है, जो सत्ता में लोग बैठे लोग होते हैं, जो राष्ट्र का जो शासन प्रशासन होता है, सबसे पहले उनको वो मैसेज देते हैं, और वो चाहते हैं कि सरकार उनके ऊपर तेज़ी से रिएक्ट करे। तो उस रिएक्ट का उनको फ़ायदा मिलता है। अगर सरकार मान लीजिए बहुत ही कड़ाई के साथ उनके साथ पेश आती है, तो वो उनका जो सेकंड ऑडियंस होता है, एक्चुअली मेरे कहने का मतलब सेकंड ऑडियंस उनका लोकल पब्लिक होती है। तो लोकल पब्लिक के अंदर वो एक मैसेज जाता है कि, तो लोकल पब्लिक उनकी तरफ मुड़ती है, और वो चाहते भी हैं कि सरकार उनको पूरी तरह से क्रश करने के लिए आगे बढ़े। तो जनता, जो लोकल जनता है, उनके साथ और तेज़ी से जुड़ेगी, और अगर जनता उनके साथ तेज़ी से जुड़ती है तो ये बात सत्य है कि आप जो है माओवाद की इस लड़ाई को कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि कहीं न कहीं माओवाद की लड़ाई वो माओवादी सोल्जर्स जो हैं, जो वो नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ की लोकल जनता लड़ती है, वो कहीं न कहीं उनके साथ जुड़ी हुई होती है। इसलिए मतलब मेरे कहने का ये है कि इन माओवादी लड़ाकों को आप बिल्कुल इस तरह से उनको क्रश करने के बारे में मत सोचिए कि आप उनको फोर्स के द्वारा उनको क्रश कर देंगे और ये आंदोलन या ये उनकी ये जो ब्लड शेड की जो ये कार्यवाही है वो बंद हो जाएगी। इसके लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है।
आप उनसे फाइट करते रहिए। जनता के बीच में भी आपको अपनी पैठ बढ़ाने की ज़रूरत है और आपको कहीं न कहीं इसके लिए मैन्यूवरिंग की ज़रूरत है। आप भी कहीं न कहीं आप रणनीतियाँ बनाइए, जैसे कि साम दाम दंड भेद की रणनीति ही कामयाब होगी। और रेस्ट्रेंट, थोड़ा सा संयम की ज़रूरत है। और जो चाणक्य की जो साम दाम दंड भेद की नीतियाँ हैं, उन पर आगे बढ़ करके ही आप इस माओवाद को क्रश कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं। वैसे भी माओ ज़ेदुंग ने ये कहा है कि जो ये क्रांति होती है ये एन एक्ट ऑफ वायलेंस होती है। उससे पहले ही मानता है कि ये तो एक वायलेंस की गतिविधि है और इसमें खून खराबा तो होता ही है। तो वो खून खराबा करना उनका काम है और वो करने के लिए ही बने हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं माओ ज़ेदुंग के बारे में बता दूं कि जब वो खुद अपने देश में जब अपनी सरकारी सेनाओं के खिलाफ 1950 के आसपास जब वो युद्ध कर रहा था, तो उसने भी अपनी एक सेना बनाई थी और उस सेना को उसने रेड आर्मी नाम दिया था, जिसको आजकल पीएलए कहते हैं। जो चाइना की जो पीएलए है, दरअसल वो उस राष्ट्र की सेना नहीं है, वो उसकी पार्टी की सेना है। मतलब वो सीपीसी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, ये सेना पीएलए उस पार्टी की सेना है और इसकी स्थापना जो है वो माओ ज़ेदुंग ने खुद ही किया था। वो उसका कमांडर भी था। वही माओ ज़ेदुंग की जब उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी वहाँ की, जिसका प्रेसिडेंट चांग काई शेक था, तो चांग काई शेक की सेनाओं के बीच में और इसकी जो जियांगशी प्रांत उसका है, जहाँ उस जियांगशी प्रांत के अंदर जब भिड़ंत हुई थी, तो उसमें इसको जब बुरी तरह से सरकारी सेनाओं ने पीटा था, तो ये अपनी सेनाओं को लेकर के वो रिट्रीट कर गया था और वो यनान प्रांत में जाकर के 9000 किलोमीटर दूर के जंगलों में जाके छिपा हुआ था और अपनी तैयारियों को जारी रख रहा था। और वो जो सेकंड स्टेज जो मैंने बताया आपको कि जो स्टेलमेट वाली है, तो स्टेलमेट का वो इंतज़ार कर रहा था और अंतिम में बात तो यही आई कि वो कामयाब भी हुआ और चांग काई शेक की सेनाओं को पराजित करके उसने चाइना में साम्यवादी व्यवस्था को कायम किया। तो मेरा मतलब है कि भारत में जो ये सपने देख रहे हैं ये माओवादी लोग, इनका ये सपना ही रहेगा, लेकिन हमें पूरी तरह से एक ऑफेंसिव रवैया ज़्यादा अपनाने की ज़रूरत नहीं है कि हम इनको बिल्कुल पीटने पे उतारू हो जाएं। हमें कहीं न कहीं रेस्ट्रेंट के साथ साथ साम दाम दंड भेद की ज़रूरत है और एक दिन ज़रूर आएगा कि जब हम माओवादियों को कुचल के रख देंगे। और आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।